कर लीजिए बेटा। ओके। आज कहाँ से शुरू करना है बेटा? तो हमने वो खत्म कर लिया था सर, हमने क्या कहते हैं जो पॉइजन्स लॉ वगैरह था, हमें सेकंड लॉ शुरू करना था। सेकंड लॉ शुरू करना। प्रोसेसेस हमने सारे खत्म कर लिए थे, या यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने खत्म कर दिया। यस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस वगैरह सब हम लोग कर चुके थे, उनके ऊपर भी क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, दूसरी मुसीबत की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट लॉ तो इतनी मुश्किल से समझ में आया, पढ़ा, खत्म किया। सेकंड लॉ की फिर जरूरत क्यों पड़ गई? तो उसके लिए हमें ये लिमिटेशंस थी कुछ फर्स्ट लॉ की, जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। ओके। ना एक थ्योरी आई, बार बार हम लोग इस चीज को कहते हैं, तो वो दूसरी थ्योरी क्यों आती है उसके बाद? तो वो थ्योरी जब ही आती है ना, जब पहली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है सारी चीजों को, तो फिर दूसरी थ्योरी हम लोग लाते हैं। मतलब हम लोग तो मुराद ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको लाते हैं। ठीक है ना? तो अब क्या क्या कमियां थी इसकी, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है? पहली कमी क्या थी फर्स्ट लॉ में? कि इसने ये तो कहा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और आइंस्टाइन साहब ने कहा कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये नहीं बताया फर्स्ट लॉ ने कि क्या ठंडी बॉडी गर्म बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर कर सकती है। ये हमें अपने तजर्बे से पता है, अपनी कॉन्शियस से, कि अगर गर्म बॉडी होगी तो ठंडी में ट्रांसफर हो जाएगी हीट। हीट ठंडी बॉडी से गर्म में क्यों नहीं ट्रांसफर हो रही? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके। तो वहां भी फॉलो हो रहा है ना। यस। तो ये चीज नहीं बता पा रहा था फर्स्ट। यानी इसी चीज को हम कहें कि कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, ये चीज नहीं बता पा रहा था। यानी गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना तो फिजिबल है, लेकिन ठंडी यस। बॉडी से गर्म बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना फिजिबल नहीं है, जबकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो फिजिबल होना चाहिए। फर्स्ट हाँ। लॉ को ब्रेक कर नहीं रहा है। तो फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस को, जो हमारे नेचर में सराउंडिंग में हो रहे हैं, उसके बारे में वो फर्स्ट लॉ हमको नहीं बता पा रहा था। ओके। यस। और तीसरा, ऑल नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है? जितने भी नेचर में अब प्रोसेस हो रहे हैं अपने आप, वो सब के सब कैसे हैं? इरिवर्सिबल हैं। देखिए अपने चारों तरफ, एक आदमी बच्चा हाँ। है, बूढ़ा हो जा रहा है, तो क्या है? इरिवर्सिबल। पानी यस। पहाड़ से नीचे गिर रहा है, तो क्या है? इरिवर्सिबल। गर्म बॉडी से, सन से हीट जो है वो अर्थ पे आ रही है, क्या है? इरिवर्सिबल। ठीक है ना? कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, क्या है? इरिवर्सिबल। तो ये सब चीजें जो है वो इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियसली हो रही हैं। ठीक है? यस। कोई चीज नीचे से ऊपर जाए तब भी तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। पानी ऊपर से नीचे आया पहाड़ से नीचे, लेकिन नीचे से अगर पानी ऊपर चला जाए पहाड़ पर, तो क्या एनर्जी मना कंजर्व होने से मना थोड़ी कर रही है? एनर्जी तो तब भी कंजर्व है। लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, और हमने देखा है कि जो है, और मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया है कि
जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ओके बेटा। यस सर। इसी बात को एक दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया, और यही सेकंड लॉ की एक लाइन है, समझ लीजिए, जो फोर्थ पॉइंट है, कि 100% एफिशिएंट इंजन्स आर नॉट पॉसिबल। मतलब कि जितनी हीट आपने इंजन को दी, वो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। कुछ ना कुछ। लेकिन एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी लॉस होने की वजह से, वो हाँ सर, दूसरी पर फॉर्म में चेंज हो गई है। कंजर्व होगी पर। हाँ, कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो यस। ये है, अगर यहाँ पर 100% एफिशिएंट इंजन बन जाता और 100% एनर्जी कंजर्व जो हो जाती, तो हमारी आज जो गाड़ी माइलेज देती है, उसका माइलेज कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो तकरीबन 25 to 30% के बीच में होती है फ्यूल की। ठीक है ना, तो 4 टाइम्स यस हो। सर। तो ये है। और एनर्जी जो है वो खाली कंजर्व होने से ही काम चलता, तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ती इंजन की और पेट्रोल की। हम तो ऐसी मोटर और ऐसा इंजन डिवाइस करते कि जो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके और क्या करता, उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता। यस क्यों, सर। जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ हम सर। फ्यूल वगैरह की, ना कोई पोल्यूशन होता ना कुछ होता। क्योंकि यस। वहां तो एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है ना, फर्स्ट लॉ थोड़ी ब्रेक हो रहा है। आपने क्या वही। किया, सराउंडिंग से ऐसा इंजन बनाया था कि उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी और ऑब्जर्व करके उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। आपके कार के या बाइक के टायरों को घुमा दिया और वो जो है कार चलने लगी। वर्क और एनर्जी जो है वो तो आपस में कंजर्व्ड है, एक दूसरे में फॉर्म में चेंज हो रहे हैं बस। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सेकंड लॉ आया, और वो बताता है कि कौन सी चीज होगी नेचर के अंदर और कौन सी चीज नहीं होगी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को बताता है। ठीक है। ओके सर। हम्म। कोई नेचर में प्रोसेस होगा तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे, और जो नेचर में नहीं होगा उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो अपने आप हो जाते हैं बाय इटसेल्फ, या जो थोड़ा सा खाली इनिशिएट कर दें फिर वो होते रहते हैं। जैसे एक लकड़ी, पूरा मान लीजिए पहाड़ लकड़ी का है, आपको क्या करना होता है, हल्का सा इनिशिएटिव तो करना होता है, माचिस दिखानी होती है, उसके बाद फिर यस आप सर। चले आइए, वो पूरा पहाड़ जल करके राख बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। और अपने आप जो हो रहे होते हैं तो वो तो स्पॉन्टेनियस होते ही हैं, उनमें तो इनिशिएट करने की भी जरूरत नहीं है। तो उसके एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। और ये कुछ प्रोसेस ऐसे हैं नीचे जो हमें इनिशिएट करने पड़ते हैं। वही जैसे कार्बन को हमने थोड़ा सा हीट दिया तो वो जलना शुरू हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और पूरा जल गया, यस। कार्बन खत्म। ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपने एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया तो उससे क्या हुआ, वो आपस में रिएक्शन शुरू हो गया और वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। लेकिन बिना स्टार्ट किए ये शुरू नहीं होता, स्टार्ट करना पड़ता है इसको। ओके सर। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, थोड़ा सा हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। उसके बाद आप खुद ब खुद ये ब्रेक होता चला जाएगा। ओके। ठीक है बेटा, चलें आगे, नॉन ठीक। स्पॉन्टेनियस ओ। को देखें। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो अपने आप नहीं होते हैं। जैसे यस। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में मुझे हीट या एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो अब बताइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे।
ना तो ये अपने आप होगा, ना खाली जस्ट स्टार्ट करने से होगा, बल्कि इसके लिए मुझे कंटिन्यूअस एनर्जी देनी होगी। इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? um रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या हाँ हाँ, होता यस सर। है, अंदर का टेम्परेचर कम होता है, बाहर का ज्यादा होता है। लेकिन यस हम सर। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कंटिन्यूअस एनर्जी देते हैं, तो कोल्ड जहाँ पे टेम्परेचर है वहां से भी वो हीट निकाल के बाहर फेंकता रहता है। करता है ना, एसी भी यही काम करता है। हाँ तो सर। इसके लिए हमको जो है कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ती है। नॉन, ऐसा नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते नहीं है, होते हैं, लेकिन उनको कराने के लिए हमको कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ती है, बस ये है प्रॉब्लम। स्पॉन्टेनियस यस। वाले खुद ब खुद होते हैं, ठीक है ना, और उसमें हमको यस सर। एनर्जी मिलती भी है। चलिए, अब जैसे यही वाटर वाला एग्जांपल है, नीचे से क्या ऊपर पानी नहीं जाता है? जाता है, हमारे सबके घरों में जाता है पानी। लेकिन उसके लिए क्या यस सर। करना पड़ता है? हमको मुस्तकिल एनर्जी दे करके पंप चलाना पड़ता है, तब वो पानी ऊपर ले जाता है। ठीक है यस ना? सर। हम्म। तो सेकंड लॉ इसी चीज के लिए आया, और हमें बताता है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो सेकंड लॉ ओके के सर। अंदर हम लोग दो नई टर्म सीखेंगे, जिसके जरिए से हम प्रोसेस को ये बता पाएंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। वो दो नई टर्म क्या है? एंट्रोपी, एंड दूसरी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। एंथैल्पी तो हम यस लोग सर। पहले पढ़ चुके हैं। शुरू में खाली एंथैल्पी से ही लोग बताते थे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कैसे बताते थे? कि अगर कोई प्रोसेस में हीट निकल रही है तो क्या हो जाएगा? वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऐसे यस। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक। लेकिन कहीं पर अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको कहते थे कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बावजूद भी क्या है? वो रिवर्स। प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये वाटर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो रहा है, ये तो प्रोसेस क्या है? बोलिए। हाँ। ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है ना, हीट एब्जॉर्ब कर रहा यस। है, लेकिन अपने आप हो यस रहा सर। है। ऐसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये सॉलिड से अपने आप लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, क्या करता है? एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है ये। अब यही प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे 0 डिग्री से तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा। ओके। ओके सर। हाँ, भाई आपने 0 डिग्री से कम कर दिया तो वाटर जो है वो आइस से लिक्विड में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा। वही। हम्म। तो अभी ये सब हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी यही सारे पॉइंट, ये तो अभी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एंट्रोपी, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। क्या होती है? यस सर। इंक्रीज करती है। और उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी पॉजिटिव है। ओके। और अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ओके। ओके। हम्म। चलिए, और गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये बताती है एक इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन बताती है। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें ये कहता है कि
अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके। ओके सर। हम्म। देखिए एक प्रोसेस ये भी है, अच्छा एग्जांपल है ये। एसिटिक एसिड एस्टर के साथ रिएक्शन कर रहा है, और अपने आप रिएक्शन करके ये, सॉरी, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बना रहा है। तो यहाँ जो एस्टर बना रहा है, इसके अंदर एंथैल्पी चेंज ही नहीं हो रही है, एंथैल्पी चेंज 0 है, लेकिन उसके ओके बावजूद सर। ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो हमने देखा नेगेटिव एंथैल्पी वाला भी, पॉजिटिव वाला भी, जीरो वाला भी, तीनों के तीनों स्पॉन्टेनियस हमको मिल गए। तो अब ये यानी एंथैल्पी एलोन जो है वो पूरी तरीके से स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। यस सर। हम्म। अब आया एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डर, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। अगर कोई हमसे एंट्रोपी की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी इज नथिंग बट द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है ना? ठीक। रैंडमनेस खाली दिमाग में आदमी के पिक्चर आती है, लेकिन डिसऑर्डरनेस की पिक्चर नहीं आती। आपके आती है? हाँ डिसऑर्डर सर। का मतलब क्या है? यस क्या आती है बताइए। सर, डिसऑर्डर मतलब कितना नॉर्मल मतलब पाथ से कोई कि भी। मॉलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है, अगर वही चीज टाइटली पैक्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? ऑर्डर है। और अगर वही चीज जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है, तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर ऑर्डर कम हो गया है। ये है। वही। जैसे इसका कोई एग्जांपल दीजिए। um, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। जैसे ये एग्जांपल आगे भी आएगा, ग्रेफाइट। तो इसमें बताइए, डायमंड में ज्यादा ऑर्डर होता है और ग्रेफाइट में कम ऑर्डर होता है। बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कुछ सर सोचिए। हम्म। एक मिनट। हमें मालूम है डायमंड डायमंड बहुत ही रिजिड होता है ना, डायमंड बहुत ही रिजिड होता है, ग्रेफाइट जो होता है और वो हेक्सागोनल ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होता है, लेयर्स होती हैं। लेयर होती है वही। तो लेयर एक दूसरे के ऊपर मूवेबल होती हैं, इसीलिए तो उसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं। डायमंड को कहीं करते हैं लुब्रिकेंट की तरह यूज? ग्रेफाइट को हैवी मशीन्स में लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं। ओके सर। तो अब बताइए ऑर्डर जो है वो किस में ज्यादा हुआ? डायमंड में हुआ ना, ग्रेफाइट में कम हो गया। तो हाँ जिसमें सर। ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी कम, और कम। जिसमें डिसऑर्डर ज्यादा, उसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा। तो एंट्रोपी बताइए किसकी ज्यादा हो जाएगी? ग्रेफाइट की ज्यादा हो जाएगी। ग्रेफाइट की तरह। ठीक है ना? तो ये यस ऑर्डर सर। वाला दिमाग में रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया O2 और एक लिया O3, ओजोन। बताइए किसमें डिसऑर्डर ज्यादा होगा? सर ओ थ्री O3। में। ओ थ्री में। क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, ज्यादा ज्यादा इसके अंदर जो है वो पॉसिबिलिटीज होंगी ना, वाइब्रेशन की, रोटेशन की, हैं? यस सर। और इसके एटम ज्यादा हैं तो एनर्जी लेवल्स भी ज्यादा होंगे। यस डिसऑर्डर जो है
हाँ सर। हाँ, अगर नंबर ऑफ एटम बढ़ रहा है किसी तो मॉलिक्यूल में इंटर तो उसका जो है वो ज्यादा क्या होगा। हो जाएगा, डिसऑर्डर भी बढ़ेगा। डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बस ये समझिए कि जिसमें जो जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतना ही उसके अंदर डिसऑर्डर ज्यादा होगा। क्लियर? यस सर। या जिसमें जो है वो ज्यादा मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज होंगी, वो ज्यादा डिसऑर्डर होगा वहां पर। यस। और इसी को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। चलिए, अब जैसे यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलिए। तो सॉलिड से लिक्विड में तो एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, गुड। एक चीज डिक्रीज कर रही थी, वो हमने किया था पीछे, क्या डिक्रीज कर रही थी बताइए? सॉलिड से लिक्विड में हम्म अम, वो इसी क्या क्वेश्चन डिक्रीज में, इसी रिएक्शन में था, इसी ट्रांजिशन में। डिक्रीज क्या कर रही थी? चेंज इन वॉल्यूम। ओ अच्छा, ओके। ठीक, 0 डिग्री नेक्स्ट। सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होता है, जब आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है। इसी की वजह से वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये हमने डिस्कस किया था, याद करिए। स्पेशली ये एग्जांपल वहां पे लिया था, वर्क डन जब हमने निकाला था। हाँ सर। हम्म ठीक है, चलिए। मिक्सिंग ऑफ गैस क्या है, स्पॉन्टेनियस। दो चैम्बर हैं, अलग अलग गैसेस हैं, बीच में आपने कॉर्क लगा के बंद किया हुआ है। आप जैसे ही खोलेंगे मिक्स अपने आप हो जाएगी, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। और जब ये अपने आप नहीं यस। होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अपने आप क्या चीज नहीं होगी कि आप चाहोगे अपने आप दोनों गैसेस दोबारा से अपने अपने चैम्बर में चली जाएं, तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बोलिए। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। ओके सर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेपरेशन करने से एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है ना, तो इसलिए हाँ सर। ये अपने आप हो जाता है। तो ओके। जिस भी प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है वो अपने आप हो जाता है। ठीक है ना? या यूं कह सकते हैं ओके। उसके अपने आप होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। यस सर। हम्म अब ये इसकी डेफिनीशन है। सेकंड लॉ, अभी तक हमने जो है वो उसको फिजिकल मैथमेटिकल, अभी कोई भी सेकंड लॉ का हमने रोल नहीं देखा, अभी सिर्फ फिजिकल उसको समझ रहे हैं। अब देखिए ये उसकी डेफिनीशन है सेकंड लॉ की। एक डेफिनीशन केल्विन प्लैंक ने दी थी, दो साइंटिस्ट थे केल्विन और प्लैंक, इन्होंने दी थी। तो क्या डेफिनीशन है बताइए? इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस ए cyclically operating thermal engine whose sole effect is to absorb energy in the form of heat from a single reservoir and deliver an equivalent amount of work। वही जो हमने कहा है, ये ज्यादा मुश्किल डेफिनेशन है, यूं कह लीजिए कि कोई भी हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओके सर। ठीक है। यस। वही चीज यहाँ देखिए नीचे लिखी हुई है। वर्क तो हो जाता है 100% हीट में कन्वर्ट में, लेकिन हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। दूसरी डेफिनीशन उसी वक्त एक क्लॉसियस थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या कहा
हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी डेफिनेशन जो है सेकंड लॉ को वो करती है। नॉट एक्सटर्नल वर्क है सर। हाँ, विदाउट एक्सटर्नल वर्क, यानी अगर एक्सटर्नल वर्क करेंगे तब तो हो ही जाएगी। हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी तो यस हो सर। जाएगा। चलिए, तीसरा जो है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस सर। ठीक है बेटा, ये हमें याद रखना है। एक्चुअली ये मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है ये सब चीजें। ये जो क्लॉजियस साहब थे, इन्होंने ही प्रूव किया था इसको। ठीक ओके है। सर। हाँ, तो लेकिन हमें खाली इतना स्टेटमेंट याद कर लें तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ। एक मिनट। हम्म, इसको चाहे तो ऐसा करते हैं, कहीं जगह हो तो मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चलिए आगे समझा देंगे, ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है। हम्म, चलिए, और एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। और ये बात जो प्रूफ की थी वो एक कार्नोट साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव की थी। ठीक है, ओके सर। मैथमेटिकल फ्रेंच साइंटिस्ट थे कार्नोट। कार्नोट साइकिल उन्होंने डिवाइस की थी। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों है कि पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल हम्म। इंजन बनाया था। और वो थ्योरेटिकल इंजन उन्होंने ऐसा बनाया कि उससे मैक्सिमम वर्क लिया जा सके। तो उन्होंने जब उस थ्योरेटिकल इंजन को वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करके जब उससे वर्क कैलकुलेट किया, तो वर्क जो आ रहा था वो हीट गिवन टू द सिस्टम से कम आ रहा था। ठीक है ना। अब वो ओके। पूरी कैलकुलेशन हम लोगों के है नहीं सिलेबस में, तो हम लोग करेंगे नहीं फिजिक्स में। जब करें फिजिक्स, जब थर्मोडायनेमिक फिजिक्स पार्ट करेंगे तो उसमें चाहे तो कर लेंगे। इससे थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अभी तो सिर्फ हमें इसको बस इतना याद रख लेना है। क्या याद रखना है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। ओके सर। और जितने भी नेचर के अंदर प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो सब के सब कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस। जैसे पानी ऊपर से गिर रहा है नीचे, तो ये क्या यस है, सर। स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। हम्म, चलिए, अब ये एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। ये चीज भी किसने प्रूव की थी, वही जो अभी मैंने बताया, कार्नोट साहब ने प्रूव की थी। तो स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यही फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव किया था। इन्होंने, कार्नोट साहब ने। तो ये फॉर्मूला भी कार्नोट साहब की उस कार्नोट साइकिल से आया है, जो कि हमें सिर्फ खाली याद रखना है। बोलो बेटा, ठीक है। ठीक। हम्म। समझ में आ गया। हाँ, कि क्यू
चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो हमें हीट हमेशा कौन सी लेनी है? रिवर्सिबल वाली लेनी। ठीक है, इससे ज्यादा हमसे पूछेगा नहीं, रिवर्सिबल वाली। हम्म तो खाली क्यू रिवर्सिबल वाली लेनी है। ओके। हम्म अगर इरिवर्सिबल वाली भी, अगर हमको मान लीजिए कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है और उसकी एंट्रोपी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए ए है, इस कोई सिस्टम ए पोजीशन पे है, ये बी पे पहुंच गया। तो एक तरीका ये है कि ये रिवर्सिबली जाए। तो रिवर्सिबली जाएगा तो जो हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से, वो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे ऊपर क्यू की जगह। ठीक है ना? यस सर। लेकिन अगर इरिवर्सिबली जा रहा है, तो अब जो हीट ये सराउंडिंग को देगा, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ये देगा हीट, वो तो क्यू इरिवर्सिबल होगी। तो इससे हम कैसे निकालेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम? तो इसके लिए बेटा हम हम्म। लोग एक जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा जुगाड़ है। हम ए से बी एक इमेजिनरी पाथ बना लें। कैसा पाथ? ओके। इमेजिनरी और रिवर्सिबल। बोलिए। ओके सर। तो जब हम रिवर्सिबल पाथ बना लेंगे तो हम यहां से एंट्रोपी निकाल लेंगे। यहां से हीट ट्रांसफर हुई, मान लीजिए क्यू रिवर्सिबल, और इसके जरिए से हम एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय टी, जिस भी टेम्परेचर पे होगी। तो बताइए, ये जो वैल्यू आएगी, क्या ये इस वाली वैल्यू के बराबर आएगी? हम्म। इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, इसके बराबर होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? हो। क्यों होगी? क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। ए से बी पे जाना है, कैसे भी जाओ, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन विल रिमेन सेम। यस सर। ठीक है ना? तो ओके सर। इसलिए हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आते नहीं है। चलिए, ठीक है। और ये सब अगर बताने लगूं तो कम से कम 2 लेक्चर और चाहिए खाली एंट्रोपी के ऊपर, बहुत लंबा हो यस जाएगा। सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब जैसे यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी गुड, इसको भी देख लीजिए। क्या एग्जाम्पल है ये वाला जो रेड कलर से लिखा हुआ है, कि एक सिस्टम है, वो T1 टेम्परेचर पे है। ठीक है ना? ये वाला सिस्टम है, और उसके चारों तरफ जो कुछ भी है वो क्या है? वो सराउंडिंग है। बोलो बेटा, सिस्टम के अलावा जो हाँ कुछ सर। भी होता है वो सराउंडिंग कहलाता है। सराउंडिंग। मान लीजिए इससे हीट ट्रांसफर हुई क्यू। ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। तो मैं कह रहा हूं कि सिस्टम से सराउंडिंग को क्यू हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ये कब होगी? ये जब ही होगी ना, जब T1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा T2 से, यानी सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी, वरना होगी नहीं। यस सर। तो अब अगर मैं दोनों को, ये बताइए, दोनों की एंट्रोपी निकालूं, दोनों की एंट्रोपी निकालूं, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? क्यू बाय T1। क्यू बाई टी। और सराउंडिंग की निकालूं तो क्या हो जाएगी? क्योंकि सराउंडिंग को भी क्यू हीट ही मिली है, तो क्यू यस सर। बाय T2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस। भाई, इसको जो हीट मिली है वो तो T2 टेम्परेचर पे मिली है ना, तो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हीट मिल रही है या रिलीज हो रही है, वही टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे ना एंट्रोपी वाले फॉर्मूले में। यस सर।
तो इसको T2 से डिवाइड करिए। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, इसको हम एंट्रोपी ऑफ टोटल भी कहते हैं, टोटल एंट्रोपी भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम की क्या आई, -Q/T1, सराउंडिंग की क्या आई, +Q/T2। दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, जल्दी से बताइए। सर सराउंडिंग वाली सर बड़ी है। बड़ी वन T2। क्यों बड़ी है सराउंडिंग वाली, बोलिए। सर क्योंकि सराउंडिंग में तो अब। वेरी सिंपल, क्योंकि हीट तो दोनों में सेम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर T2 छोटा है ना। हाँ सर। जभी तो टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन ली थी ना, जभी तो हीट यहाँ से यहाँ जा रही है। यस सर। आप उल्टा करके देखिएगा, आपका होमवर्क क्या है, आप उल्टा करिएगा। और उल्टा करके ओके। T1 को छोटा कर दीजिएगा और T2 को बड़ा कर दीजिएगा, तब भी पॉजिटिव आएगी। तो देखिए यहाँ हमने प्रूफ भी कर दिया, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो ऊपर स्टेटमेंट कहा था वो यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। ओके, ओके सर। हमेशा यही हो, आप बाहर से अंदर ले जाएं, अंदर से बाहर ले जाएं, यही होगा। चलूं आगे। यस सर। अब एंट्रोपी की बेटा क्या करा है हमने, एंट्रोपी की डेरिवेशन करी है फॉर ऑल द प्रोसेसेस फॉर ऑल द कंडीशन। यहाँ पे कोई भी हमने कंडीशन नहीं लगाई है। तो क्या किया है, क्यू, कोई फर्स्ट लॉ हमने लिया, फर्स्ट लॉ लेने के बाद क्या किया हमने, यहां से क्यू की वैल्यू निकाली। उस क्यू की वैल्यू को हमने क्या किया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या था, बोलिए। क्यू डेल्टा अपॉन एच इज टी था, Q तो अपॉन क्यू T। की जगह डेल्टा यू माइनस जो है वो डेल्टा तो डब्ल्यू लिख डेट दिया अपॉन डेट टी। वर्क वर्क डन। ठीक है, और डेल्टा यू किसके बराबर था, NCV डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, -P डेल्टा वी। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। तो एंट्रोपी मान लीजिए S1 स्टेट में P1 T1 और V1 ये कंडीशन थी, और सेकंड स्टेट में, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, सेकंड में P2 V2 T2 है। तो इन अब यहाँ पे आप किसी भी कंडीशन से जाइए, कोई भी, आइसोथर्मली, आइसोबारिकली, आइडियाबैटिकली, आइसोकोरिकली, कैसे भी जाइए, उसके लिए आप ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, इनफाइनाइटली स्मॉल एंट्रोपी चेंज को लिख दिया, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, इसी डेल्टा टी को टी डी टी लिख दिया, और डेल्टा वी को डीवी लिख दिया। बोलिए। हाँ सर। तो इससे क्या होगा कि हर कंडीशन के लिए आ जाएगी। अब इसमें क्या किया है, देखिए, dt/t का क्या हो जाएगा, डेरी इंटीग्रेशन ln। ठीक है, और लिमिट क्या हो यस। जाएगी T1 से T2 तक, तो T2/T1। यस। और यहाँ पर प्रेशर की जगह मैंने वही nRT/V लिख दिया, तो ये T से T कट गया, nR बाहर आ गया, तो इसका भी ln V2/V1 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 तक। तो ये ओके सर। क्या बन गई, ये मेरी इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया एंट्रोपी का, फॉर एनी कंडीशन। किसके लिए है, ओके सर। फॉर एनी ये कंडीशन। प्रोसेस और कंडीशन। अब इसमें आप डाटा रखते जाइए और वैल्यू पाते जाइए। मान लिया मुझे आइसोथर्मल के लिए बनाना है, तो टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि ln T2 इज इक्वल टू T1, तो ln 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, और आइसोथर्मल के लिए मुझे मालूम है P1 इज इक्वल V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो मैं वॉल्यूम की जगह प्रेशर भी लिख सकता हूँ। बोलो बेटा, क्लियर।